2010 के मध्य में जब इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में विस्तार की कोशिश की, तो वे तेजी से नए सदस्यों की तलाश में जुट गए। आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाकर अपनी प्रचार सामग्री सबसे संवेदनशील लोगों तक पहुंचाई। निशाना बनाए गए लोग समाज के सबसे जोखिम वाले सदस्य थे। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो समाज में उपेक्षित या अलग थलग थे, या जिन्हें जीवन में उद्देश्य नहीं लगता था। यह बहुत सफल रहा। दुनिया भर से दसियों हजार लोग या तो एक भर्तीकर्ता से बातचीत के जरिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व चले गए, या वे अपने ही देशों में रहे जहां वे खुद भी भर्तीकर्ता के रूप में काम कर सकते थे और अन्य चीजें कर सकते थे। जहां इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के प्रचार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में 20 से 25 साल के युवा मुस्लिम पुरुष शामिल थे, वहीं हर वर्ग के लोग आतंकवादियों के बहकावे में आने के खतरे में थे। भर्ती अभियान की ऐसी ही एक कहानी है सैली एन जोन्स की, जो एक ब्रिटिश महिला थीं और 2013 में इस्लामिक स्टेट के प्रचार में फंस गई थीं। जोन्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब वह सीरिया जाने वाली फ्लाइट में सवार हुईं, वहां उनके सामने आतंक की साजिशों, वांछित विद्रोहियों और हिंसक अत्याचारों की एक नई अंडरवर्ल्ड दुनिया थी। आज हम सैली एन जोन्स की जिंदगी के बारे में जो कुछ जानते हैं, उस पर नजर डालेंगे। वह कौन थी जो बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से परेशान थी और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने सीरिया गई? जब उन्होंने आखिरकार वह फैसला लिया, तो उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ी और अंत में उनके साथ क्या हुआ? आज हमारे साथ जुड़िए जब हम इन सभी सवालों पर नजर डालेंगे और भी बहुत कुछ। स्वागत है वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में। बचपन में सैली एन जोन्स ने कई कठिनाइयां झेली थीं, पर उनके जीवन की शुरुआत में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे अंदाजा लगे कि वह आगे ऐसे फैसले लेंगी। वह पैदा हुईं और अपना बचपन ज्यादातर ग्रीनिच, दक्षिण पूर्व लंदन के संपन्न उपनगर में बिताया। उनके माता पिता ने उन्हें कैथोलिक बनाया और जोन्स ने समय कैथोलिक युवा समूहों में बिताया। आदर्श जीवन शैली के बावजूद उनके माता पिता के साथ समस्याएं थीं, जिन्हें सैली एन जोन्स नहीं संभाल सकती थीं। जोन्स के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ 10 साल की थीं, और दुर्भाग्यवश इसके बाद उनके पिता ने अपनी जान ले ली। अपनी जिंदगी इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में अस्त व्यस्त हो जाने के बाद जोन्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आगे बढ़ने की। जोन्स 16 साल की उम्र तक स्कूल में रहीं और उसी समय लोरियल के लिए कॉस्मेटिक्स बेचने लगी। ग्रीनिच को पीछे छोड़ते हुए वह आखिरकार चैटम, केंट में बस गईं, जहां वह काउंसिल हाउसिंग में रहती थी। सैली की जिंदगी आसान नहीं थी और जल्द ही वो अपनी कमाई से मुश्किल से गुजारा करने लगी। इन कठिन समयों में उन्हें अपने संगीत के शौक में सुकून मिला और 1990 के दशक में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर क्रंच नाम का एक पंक बैंड बनाया। पैसे की इतनी तंगी थी, हालांकि माना जाता है कि वह कल्याणकारी लाभों पर जीवन यापन कर रही थीं और अक्सर खुद को संभालने के लिए फूड बैंक जाया करती थीं। जब वह ग्रीनविच से चली गईं, तो सैली एन जोन्स ने जल्द ही अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया। उनका जन्म 1996 में हुआ था और कुछ समय तक जोन्स ने उसके पिता को डेट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने पहले साथी की मृत्यु के कुछ समय बाद सैली ने एक नया रिश्ता शुरू किया और उनका दूसरा बच्चा हुआ, एक लड़का जिसका नाम जोजो था,
2004 में पैदा हुआ और हालांकि जिंदगी मुश्किल थी, सेली एन जोन्स उसे सहारा देने की पूरी कोशिश करती थी। आर्थिक परेशानियां आने पर जोन्स ने हल ढूंढने को इंटरनेट का सहारा लिया। पहले से भी ज्यादा निराश महसूस करते हुए उनमें साजिशी सिद्धांतों में अस्वस्थ रुचि विकसित हो गई और वे काले जादू के इतिहास और प्रथाओं के बारे में जानने लगी। 1990 का दशक जल्दी बीत गया, फिर 2000 आया, लेकिन जोन्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला। वह लगातार संघर्ष करती रहीं, जैसे तैसे गुजारा करती रहीं और इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन ही सुकून ढूंढना जारी रखा। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कट्टरपंथी जिहादी एजेंडा में रुचि लेना कैसे शुरू किया, लेकिन यह संभवतः ऑनलाइन साजिश से जुड़ी मीडिया के लगातार संपर्क में रहने के कारण ही पैदा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इराक युद्ध और सेली की उसके प्रति नफरत ने उन्हें कट्टरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। आईएसआईएस के भर्ती करने वाले लोग उन ऑनलाइन फोरम को निशाना बनाते थे जहां इराक युद्ध से जुड़े विषयों पर चर्चा होती थी और वहां कमजोर लोगों को फंसाकर उन्हें शामिल होने के लिए राजी करते थे। और जल्द ही यही ठीक सेली एन जोन्स के साथ होने वाला था। सेली एन जोन्स इस्लामिक स्टेट में कैसे शामिल हुई, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, पर इतना तय है कि यह बहुत जल्दी हुआ। 2013 के पूरे दौरान यह साल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लिए एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने हाल ही में इराक में क्षेत्रीय कब्जा जमाने के बाद सीरिया में विस्तार किया था। वे अपनी कुख्यात भर्ती मुहिम शुरू कर रहे थे और भर्तीकर्ता दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे थे। मध्य पूर्व में उग्रवादी लगातार फैल रहे थे और खुद को खिलाफत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यह 2013 की शुरुआत की बात है, जब 45 वर्षीय सेली एन जोन्स अपने कंप्यूटर पर कट्टरपंथी इस्लामी फोरम ब्राउज करने की एक सामान्य शाम के दौरान वह जुनैद हुसैन नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आई, जो इस्लामिक स्टेट के लिए एक प्रसिद्ध हैकर और प्रचारक था। वह आतंकवादी संगठन का एक करिश्माई प्रवक्ता था, जिसका समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाने और उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मनाने का लंबा इतिहास था। इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के बावजूद वह ब्रिटिश समाज में अच्छी तरह घुल मिल गया था और वह बर्मिंघम के एक शांत उपनगर में रहता था। हाल ही में वह 2012 में काउंटर टेररिज्म हॉटलाइन पर साइबर हमले में भूमिका के कारण जेल से रिहा हुआ था। आईएसआईएस के लिए नए सदस्यों की भर्ती करते समय हुसैन ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ मानी जा रही अन्यायपूर्ण घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता था और जो लोग पश्चिमी समाज द्वारा हाशिए पर महसूस करते थे, उन्हें अपना हक वापस लेने के लिए प्रोत्साहित करता था, अक्सर जबरदस्ती। हुसैन जल्द ही आईएसआईएस की ऑनलाइन भर्ती मुहिम का चेहरा बन गया और जिन कट्टरपंथी फोरम्स पर वह जाता था, उन्होंने उसे सेली एन जोन्स से मिलवा दिया। दोनों के बीच जल्दी ही गहरा रोमांटिक रिश्ता बन गया। कहा जाता है कि रिश्ते की शुरुआत में वे आमने सामने नहीं मिले थे। हुसैन जल्दी ही अपने कट्टरपंथी विचार जोन्स के असुरक्षित मन में डालने में सफल हो गया। दोनों घंटों तक वॉइस चैट पर बात करते थे और इस दौरान हुसैन धीरे धीरे अपने साथी के कट्टरपंथी बनने में योगदान देता था। सेली ने रिश्ता शुरू होने से पहले ही इस्लाम कबूल किया था, लेकिन हुसैन को कुछ महीने जानने के बाद सेली एक खासा अंधेरे रास्ते पर चलने लगी थी। फिर 2013 के आखिर में एक दिन महीनों की बारीकी से की गई योजना के बाद हुसैन और जोन्स मध्य पूर्व के लिए रवाना हो गए। हुसैन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अपने साथियों के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने का फैसला किया और उसने जोन्स को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। यह जानकारी बाद में जोन्स के बयान से मिली, जिसे एक संडे टाइम्स के पत्रकार ने आईएसआईएस भर्ती के रूप में पहला फुसलाकर सीरिया यात्रा के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया था। वह हुसैन से उसी दिन शादी कर चुकी थी जब वे वहां पहुंचे थे और दोनों ने शादी के बाद
नए नाम रख लिए थे। अब हुसैन अबू हुसैन अल ब्रिटानी के नाम से जाना जा रहा था और इसी तरह जोन्स ने उम्म हुसैन अल ब्रिटानी नाम अपना लिया था। अब इस जोड़े के साथ क्या हुआ साफ नहीं, पर इतना तय है कि हालात उथल पुथल भरे थे। जोन्स और हुसैन शुरू में सीरिया के इदलिब शहर में उतरे थे और अपनी शादी के बाद उन्हें रक्का में उस आतंकवादी सेल तक पहुंचने में कुछ समय लगा जहां वे जाना चाहते थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके पहुंचते ही हुसैन और जोन्स का अपहरण हो गया था आईएसआईएस के भर्ती किए गए अब्देल माजिद अब्देल बारी के साथ। बारी, जो अपने समय के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय थे, इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए और फरवरी 2014 में ट्विटर पर एक बयान दिया। मुझे और अब्बू हुसैन अल ब्रातानी को FSA/IF के गुंडों ने अगवा कर यातना दी। उन्होंने हमारी 4 AK-47 एक साथ मिमी गाड़ी, फोन और नकद चुरा लिए। यहां जिस FSA की बात हो रही है वह फ्री सीरियन आर्मी है, जो सीरियाई विद्रोही गुटों का एक गठबंधन है जो 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में बना था। सेलियन जोन्स ने खुद ट्विटर पर इस अपहरण की स्थिति को संबोधित किया जब अगस्त 2014 में उन तीनों को फ्री सीरियन आर्मी की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा, उद्धरण अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे पति 7 महीने इदलिब में फंसे रहने के बाद इस्लामिक स्टेट पहुंच गए और अब हम खिलाफत में रह रहे हैं। अब रक्का में, जहां वे शुरू में जाना चाहते थे, दोनों पति पत्नी ने दुनिया के उस समय के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन की वास्तविक राजधानी में अपनी नई जिंदगी शुरू की। एक बार जब हुसैन और जोन्स रक्का में बस गए तो जोन्स के पहले बताए गए अनजाने इंटरव्यू के कारण उनकी पहचान जल्द ही द संडे टाइम्स द्वारा उजागर हो गई। इस्लामिक स्टेट के संभावित भर्ती के रूप में पेश होकर पत्रकार दीपेश गुड्डर ने हुसैन और जोन्स दोनों के असली नामों का खुलासा कर दिया, जो इससे पहले अपने अल ब्रिटानी उपनाम का इस्तेमाल कर रहे थे। गुडर ने यह भी पता लगाया कि जोन्स सीरिया जाने के बाद के महीनों में एक प्रमुख ISIS प्रचारक के रूप में काम कर रही थी और यह भी कि वह अपने सबसे छोटे बेटे जोजो को भी अपने साथ ले गई थी। जहां जोन्स ISIS की प्रमुख भर्तीकर्ता बनी, वहीं उसके पति की योजनाएं अलग थीं। हुसैन ने खुद के लिए हैकर्स की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने में नाम कमा लिया था, जो इस्लामिक स्टेट के कई ऑनलाइन हमलों को अंजाम देने में उनके लिए उपयोगी हो सकते थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि यह जोड़ा ब्रिटिश टैब्लॉइड मीडिया में सनसनी बन गया। सफेद महिला पंक गिटारिस्ट की कहानी, जो 25 साल छोटे पति के साथ जिहादी गिरोह में शामिल होने भागी, ब्रिटिश मीडिया के लिए बेहद दिलचस्प थी। जोन्स और हुसैन को अपनी पहचान उजागर होने से मची सनसनी का पूरी तरह से एहसास था, लेकिन उन्होंने इसे अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। दोनों ट्विटर पर सक्रिय रहते थे, धार्मिक ग्रंथों के उद्धरण देते, दूसरों को ट्रोल करते और नए सदस्यों को इस्लामिक स्टेट क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते थे। हुसैन जोन्स के साथ मिलकर एक समूह की स्थापना करता है जिसे लीजन के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश ISIS के 1 दर्जन सदस्यों ने अंग्रेजी बोलने वालों को इस्लामिक स्टेट में भर्ती करने के लिए बड़ा ऑनलाइन अभियान शुरू किया। इस तरह हजारों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा गया और ISIS बिल्कुल भी सूक्ष्म नहीं था। दुनिया उनके नए सदस्यों को पाने के शिकाराना तरीकों को जानती थी, लेकिन वे जल्द ही रुकने वाले नहीं थे। सीरिया में रहते हुए हुसैन को अमेरिका और UK में कई आतंकवादी हमलों की कोशिशों में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। उसने मुनीर अब्दुल कादिर नामक आतंकवादी को मार्गदर्शन देकर सीरिया जाने से रोका था। इसके बजाय उसने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के एक सदस्य का अपहरण करने और उसे मारने का निर्देश दिया।
2015 के मध्य में योजना आगे बढ़नी थी, पर अब्दुल कदीर हमले से पहले ही गिरफ्तार होकर 20 साल जेल भेजा गया। 25 अगस्त 2015 को हुसैन का जीवन समाप्त हो गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने रक्का में उसकी स्थिति पर ड्रोन हमला किया। यह हमला हुआ जब हुसैन रक्का के पेट्रोल स्टेशन पर कार में था। आतंकवाद विरोधी गठबंधन बलों के लिए यह बड़ी सफलता रही, क्योंकि हुसैन की पहचान उजागर होने पर उस पर कई जानलेवा हमले हुए थे और एक कठोर सुरक्षा उपाय के तौर पर वह अक्सर सैली के बेटे जोजो को अपने साथ इंसानी ढाल के रूप में ले जाता था। जोन्स और हुसैन दोनों जोजो के इस्तेमाल के दोषी थे। हुसैन के मारे जाने वाले दिन माना जाता है कि वह कुछ मौकों में से एक था जब वह बिना लड़के के बाहर गया था। जोन्स ने पहले पति की मौत की खबरों का ट्विटर पर खंडन किया, लेकिन बाद में रुख बदल लिया, शायद जब उसे लगा कि वह इस हमले को प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक बार फिर ट्विटर का सहारा लेते हुए जोन्स ने लिखा कि जुनैद हुसैन को उद्धरण के अनुसार अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन ने मार डाला और अब हुसैन मर चुका है। जोन्स पहले से भी ज्यादा अपने बेहद खतरनाक फैसले यानी इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध नजर आई और उसने सीरिया में अपने नए घर से आईएसआईएस के पक्ष में प्रचार फैलाना जारी रखा। सैली की ऑनलाइन गतिविधियां लगातार ब्रिटिश जनता और मीडिया का ध्यान खींचती रहीं और जोन्स जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गईं। यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने व्यक्तिगत रूप से जोन्स को सूची में डालने का अनुरोध किया। यह पहली बार था जब किसी देश ने अपने ही नागरिक को इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की सूची में डाला था। सैली एन जोन्स ने वांछित महिला बनने पर स्पष्ट जवाब दिया। ट्विटर पर सैली एन जोन्स ने घोषणा की कि वह इंग्लैंड से लड़ाई तब तक जारी रखेंगी जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं रह जाती। इसके बाद सैली एन जोन्स ने इस्लामिक स्टेट के प्रचार में और ज्यादा भागीदारी की। आईएसआईएस ने खुद उसकी मौजूदगी का स्वागत किया और जल्दी ही सैली एन जोन्स आतंकवादी संगठन की नई सदस्यता अभियान का एक प्रमुख चेहरा बन गई। जल्दी ही सैली एन जोन्स ने संगठन के लिए और भी खतरनाक जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी, जिनमें एक गुप्त आतंकवादी बटालियन अनवर अल अवलाकी बटालियन की प्रमुख नेता बनना भी शामिल था। इस बटालियन का नाम उसी नाम के कट्टर जिहादी के नाम पर रखा गया था और जोन्स को इसके गुप्त महिला विंग की नेता नियुक्त किया गया था। अब सैली एन जोन्स वह पहली व्यक्ति होती जिनसे कोई भी यूरोपीय महिला जो आईएसआईएस में शामिल होने की जिद करती थी मिलती थी और सीरिया पहुंचने पर इन महिलाओं को सीधे उन्हीं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। सैली एन जोन्स ने इन महिला आईएसआईएस भर्तियों को हथियारों और सैन्य रणनीतियों से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया, जबकि इन क्षेत्रों में उनका खुद का अनुभव बहुत कम था। सैली एन जोन्स द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को मुहाजिरात कहा गया और उन्हें पश्चिमी देशों में आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया। सैद्धांतिक रूप से मुहाजिरात को सैली एन जोन्स ने सीरिया में प्रशिक्षित किया, फिर वे अपने देशों लौटकर आत्मघाती हमलों में शामिल हुई। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार सैली एन जोन्स ने अकेले ब्रिटेन से सैकड़ों महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती किया हो सकता है और समय के साथ साथ वह ट्विटर पर अपने विश्वासों के बारे में और अधिक मुखर होती गई। 2016 में जोन्स ने अपने सोशल मीडिया पर ब्रिटेन की सभी महिला आईएसआईएस समर्थकों से अपील की कि जो अब तक शामिल नहीं हुई हैं वे आतंकवादी हमले करें। ब्रिटेन के शहरों लंदन और ग्लासगो में, साथ ही पूरे वेल्स देश में। यह मुस्लिमों के रोजे के महीने रमजान के साथ मेल खाता, जिससे यूनाइटेड किंगडम और उसके बाहर आम जनता के लिए एक असहज माहौल बन जाता, खासकर जब आईएसआईएस की कतारों में उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। अपने पति की मौत के बाद ब्रिटिश प्रेस ने उसे आम बोलचाल में व्हाइट विडो कहना शुरू कर दिया,
जो नाम उसके जीवन भर उसके साथ जुड़ा रहा। जोन्स की इस्लामिक स्टेट की कतारों में जिम्मेदारियां सिर्फ भर्ती तक ही सीमित नहीं थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, जो 2017 की वसंत ऋतु में उपलब्ध कराए गए थे, जोन्स ने विदेशी धरती पर दर्जनों से अधिक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। शुक्र है, इन योजनाओं में से कई को उनके असर डालने से पहले ही नाकाम कर दिया गया था, लेकिन इससे व्हाइट विडो बार बार कोशिश करने से नहीं रुकी। वह अब अमेरिका के प्रति भी उतनी ही आक्रामक थी जितनी यूनाइटेड किंगडम के लिए। उसने ऑनलाइन 3 सूचियां प्रकाशित की थीं, जिनमें अमेरिकी सेना के उन लोगों के नाम थे जिन्हें वह चाहती थी कि इस्लामिक स्टेट और ऑफ इराक एंड सीरिया आतंकवादी निशाना बनाए। वह अक्सर सैन्य कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन पोस्ट करती थी और अपने जिहादियों को उन्हें ढूंढकर खत्म करने के लिए उकसाती थी। बिल्कुल, इससे संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार का बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। जल्द ही वह अटलांटिक के दोनों ओर हाई प्रोफाइल वांछित महिला बन गई। जैसे जैसे सैली एन जोन्स अपनी किल लिस्ट प्रकाशित करती रहीं और पश्चिमी दुनिया में आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाती रहीं, उन्होंने काफी बदनामी हासिल कर ली। अमेरिका सेना के नेतृत्व में गठबंधन बलों ने ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के तहत इराक और सीरिया में हवाई हमले शुरू किए ताकि मध्य पूर्व में आईएसआईएस का खतरा खत्म किया जा सके। अब हालांकि जोन्स ने खुद को एक निशाना बना लिया था। वह रक्का में ही रही, जो इस्लामिक स्टेट की वास्तविक राजधानी थी, बावजूद इसके कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई ध्यान आकर्षित कर रही थी। राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई हमलों का एक बड़ा निशाना बन गई थी और कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी, जिनमें मोहम्मद मवाजी भी शामिल थे, जिन्हें जिहादी के नाम से भी जाना जाता है, जॉन की रक्का में पिछले महीनों और वर्षों में हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2017 के दौरान ब्रिटिश डेली मिरर ने रिपोर्ट किया कि सैली एन जोन्स और अब 12 साल के जोजो की रक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा किए गए एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। बताया गया कि जब ड्रोन ने आतंकियों के कब्जे वाले शहर पर मिसाइलें दागीं, वह इलाके से भागने की कोशिश कर रही थी और जब वह एक इमारत से बाहर निकल रही थी, तभी उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई, तब वह पूर्वी सीरिया के मियादीन शहर में बसने की योजना बना रही थी। बताया जाता है कि यह जून 2017 में हुआ था, लेकिन जोन्स की मौत की पुष्टि कभी पूरी तरह नहीं हो पाई। हवाई हमले के बाद धुआं हटने पर घटनास्थल से डीएनए सबूत नहीं मिले और हालांकि तब से उसके ट्विटर अकाउंट्स निष्क्रिय ही रहे हैं, लेकिन यह संभावना है कि वह हवाई हमलों से बचकर मायादीन पहुंच गई हो। इसी तरह जोजो की मौत की भी हवाई हमलों की रिपोर्ट के समय कभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई थी। उनकी लॉन्च कार्रवाई की काफी आलोचना हुई थी और वह लड़का सिर्फ 12 साल का था, इसलिए उसे लड़ाकू नहीं माना गया। इस स्थिति के बावजूद अब भी अटकलें हैं कि जोजो सीरिया में जोन्स के अपराधों में शामिल हो सकता था, खासकर 2016 के एक वीडियो को लेकर। विवादित वीडियो में 5 छोटे लड़कों को 5 कुर्द कैदियों के सिर के पीछे गोली मारते हुए दिखाया गया था। एक पूर्व साथी के अनुसार इन छोटे लड़कों में से एक जोजो था। जब उस छोटे लड़के पर ध्यान केंद्रित किया गया तो जोन्स ने एक टिप्पणी जारी की, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि दिखाए गए लड़कों में से कोई भी उनका बेटा नहीं है। हालांकि उनके बयान के बाद भी जोजो को आईएसआईएस बाल सैनिक के रूप में पाले जाने की कड़ी अटकलें हैं। उसकी छोटी सी जिंदगी में कम उम्र में इस्लामिक स्टेट ले जाए जाने से उसके कट्टरपंथी बनने की संभावना थी। जोजो की मौत की खबरें नवंबर 2017 में शक के दायरे में आ गई थीं, जब सीरियाई अधिकारियों ने कहा था कि वह जिंदा है। शायद वह आईएसआईएस के बाकी सदस्यों के साथ इराक सीमा के पास रह रहा था। दुर्भाग्यवश, हालांकि इस दावे की किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि 2018 में पत्रकार दीपेश गुड्डा,
जो जोन्स से एक भर्ती के रूप में छुपकर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वह एक जानकार स्रोत के संपर्क में थे, जिसने उन्हें बताया कि जोन्स और उनके बेटे जोजो दोनों की मौत उद्धरण के अनुसार 99.9% निश्चित थी। ब्रिटिश आईएसआईएस आतंकवादी अलेक्जेंडर कोटी, जिन्हें जिहादी जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, के एक अन्य स्रोत ने दावा किया कि जोन्स उस हवाई हमले के समय रक्का से पहले ही भाग चुकी थीं, जिसमें कथित तौर पर उनकी मौत हुई थी। कोटीजा अनुसार 2017 की शुरुआत में वह मयादीन में बसीं, लेकिन 25 मई को एक सरकारी इमारत पर गोलाबारी में मारी गईं, जहां जोन्स को खतरनाक आतंकवादी माना गया। वहीं कई गैर लाभकारी संगठनों ने उस अमेरिकी सैन्य हवाई हमले की निंदा की जिसमें उसकी मौत हुई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक जोन्स संभवतः आईएसआईएस की आधिकारिक सदस्य बनने के सभी मानदंडों पर खरी नहीं उतरी थी, लेकिन बात इस पर आकर टिकती है कि चूंकि उनके पास लगातार लड़ाई में शामिल रहने की कोई भूमिका नहीं थी और वे खुद इन शारीरिक हमलों को अंजाम नहीं दे रही थीं, इसलिए उनकी हत्या शायद अनैतिक रही हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो दुनिया की प्रमुख मानवाधिकार संस्थाओं में से एक है, ने भी इसकी पुष्टि की, यह बताते हुए कि जोन्स और उनके बेटे जोजो की हत्या कानून की नजर में संदिग्ध थी। कई संगठनों, आम जनता और उन्होंने जिसे धमकी दी थी, उस पश्चिमी सरकार ने भी हवाई हमलों की घोषणा पर ऐसे भावनाएं नहीं जताई। हालांकि विवाद और उनकी मौत के इर्द गिर्द साजिश के बावजूद ऐसा लगता है कि जोन्स वाकई जून 2017 के रक्का हवाई हमले में मारी गई थी। उनके ट्विटर अकाउंट्स, जो पहले बहुत सक्रिय थे, उनकी कथित मौत के बाद लगभग तुरंत ही निष्क्रिय हो गए और उनके बारे में फिर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। 2019 में सीरिया के बागुज में इस्लामिक स्टेट के अंततः पतन के बाद उनकी मौत ने यूनाइटेड किंगडम में कट्टरपंथी भर्ती के डरावने परिणामों का अंत कर दिया। लेकिन वह अकेली नहीं थी जो इसकी गिरफ्त में आ गई थी। हैरानी की बात है कि सैली एन जोन्स ही अकेली जिहादी परिवर्तित नहीं थीं, जिन्हें प्रेस ने व्हाइट विडो का नाम दिया था। सामंथा लुथवेट, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के काउंटी डाउन के बैनब्रिज से थीं, एक और ब्रिटिश नागरिक थीं जो चरमपंथी भर्तीकर्ताओं के विकृत तरीकों की गिरफ्त में आ गई थीं। उन्होंने 2000 के अंत या 2010 की शुरुआत में सोमालिया के इस्लामिक उग्रवादी समूह अल शबाब ज्वाइन किया। लुथवेट ने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और शराफिया लुथवेट नाम रखा, जिसे उन्होंने जीवन भर अपनाए रखा। वे चरमपंथी बन गई। 2010 के दशक में लुथवेट का चरमपंथ की ओर बढ़ना भी उनकी शादी के इर्द गिर्द केंद्रित था। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामवादी जर्मेन लिंडसे से ऑनलाइन मुलाकात की और अक्टूबर 2002 में उनसे शादी कर ली। 3 साल बाद लिंडसे ने लंदन 7/7 आतंकी हमलों में खुद को उड़ा लिया, जिसमें किंग्स क्रॉस से रसेल स्क्वायर जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। उनकी हरकतों से 26 नागरिक मारे गए। लुथवेट ने साजिश की जानकारी से इनकार किया और 6 दिन बाद लिंडसे की गुमशुदगी रिपोर्ट कराई। तब वह लिंडसे के 14 महीने के बेटे की मां और अजन्मी बेटी को गर्भ में लिए थी। लुथवेट ने अपने पति के आतंकी हमले की कहानी टैब्लॉइड को बेच दी, जिससे उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। लिंडसे की मौत के बाद लुथवेट हबीब सालेह घानी से मिले, जो अल शबाब के पाकिस्तानी सदस्य थे। वह 2007 में उनके साथ केन्या गईं और संभवतः सोमालिया भी पहुंची। 2000 के दशक के अंत तक ब्रिटिश और केन्याई दोनों सरकारों को संदेह होने लगा था कि लुथवेट आतंकवादियों की गतिविधियों में शामिल है, जब तक वह सोमालिया पहुंची और निश्चित रूप से 2010 के शुरुआती वर्षों तक उसका नाम कई बड़े हमलों से जुड़ चुका था। जुलाई 2012 में लुथवेट को केन्या के मोम्बासा में एक बार में किए गए ग्रेनेड हमले के प्रमुख संदिग्धों में से एक के रूप में नामित किया गया था।
सिर्फ एक महीने पहले हमले के दौरान बार में मौजूद लोग यूरो 2012 फुटबॉल मैच देख रहे थे जब धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। एक महिला जो लुथवेट जैसी दिखती थी, धमाके से ठीक पहले बार से निकलती देखी गई, जिससे पुलिस को शक था कि लुथवेट इसमें शामिल थी। फिर सितंबर 2013 में लुथवेट को एक बार फिर उन आतंकवादियों में से एक के रूप में नामित किया गया जिन पर हमले को अंजाम देने का संदेह था। नैरोबी केन्या के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में इस भयानक घटना में 4 बंदूकधारियों ने मॉल में 71 लोगों की हत्या कर दी और 200 अन्य को घायल कर दिया। जहां अल शबाब ने दावा किया कि यह हमला केवल युवकों द्वारा किया गया था, वहीं मीडिया ने भारी अटकलें लगाईं कि लुथवेट इस हमले की योजना में शामिल हो सकती थी। अपने कार्यों और आतंकवादी हमले में पति को खोने के कारण मीडिया में उसे द व्हाइट विडो कहा गया। 2010 के दशक में कार्यों के बाद भी 2022 तक उसकी कोई खबर नहीं है। उसके चाचा को लगा वह मर गई है, लेकिन कुछ अटकलें हैं कि वह शायद सोमालिया या तंजानिया में छुपी थी। लुथवेट का इस्लामिक स्टेट से संबंध नहीं था, लेकिन कई ब्रिटिश धर्मांतरणकर्ता इससे जुड़े थे। उनमें से एक थी तारीना शकील, जिन्हें बाद में सीरिया जाकर ISIS में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि शायद सेलियन जोन्स ने ही शकील को सीरिया में आतंकवादियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यह साबित हुआ था कि दोनों की बातचीत मध्य पूर्व पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। उन्हें पुर्तगाली ISIS लड़ाके फाबियो पोकेस ने भी कट्टरपंथी बना दिया था, जो इस्लामिक स्टेट में कैदियों के अपहरण और हत्याओं की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार था। शकील की कहानी एक अलग मोड़ पर खत्म होती है। शकील अक्टूबर 2014 में यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट से तुर्की के रास्ते सीरिया गए थे। अपने साथ वह अपने नवजात बेटे को भी ले गईं और अपने दोस्तों से कहा कि वह एक बीच छुट्टी पर जा रही है। जैसे ही वह इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले क्षेत्र में पहुंची, उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को घर वापस संदेश भेजा कि वह ब्रिटेन नहीं लौटेंगी। उन्होंने कहा कि वह इस्लाम के मुरतदों को मारेंगी, इसमें शहीद होंगी और इसे अपना जिहाद बताया। उन्होंने दूसरों को भी ISIS के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने रक्का, सीरिया में समय बिताया और अक्सर ऑनलाइन ISIS झंडे के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी। उनका बच्चा भी कट्टरपंथियों द्वारा ब्रेन वॉश हो गया था और वह ऑनलाइन AK-47 असॉल्ट राइफल पकड़े हुए और इस्लामिक स्टेट की बालाक्लावा पहने हुए दिखाई देता था। शकील ने बाद में बताया कि ISIS के इलाके में जाना उनकी गलती थी। यह उन्हें तुरंत ही एहसास हो गया था। उसने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इस्लामिक स्टेट में कोई मदद नहीं मिली। उसने रक्का छोड़ने का मौका तब लिया जब गठबंधन बलों द्वारा शहर पर कई हवाई हमले किए जा रहे थे और वह उसी रास्ते से वापस भाग गई जिससे वह आई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को रिश्वत दी ताकि वह उसे सीरिया सीमा तक ले जाए, जहां तुर्की सीमा रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। उसे सुरक्षित रूप से यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो हवाई अड्डे वापस लाया गया और वहां पहुंचते ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। शकील ने पहले पुलिस को बताया कि उसे ISIS ने अगवा किया था। उसने अपने बेटे को इस्लामिक स्टेट के प्रचार से ब्रेन वॉश करने के आरोप से इनकार किया। इतना सबूत था कि सिद्ध हो सके वह अपनी मर्जी से सीरिया गई थी। अदालत ने उसकी वो तस्वीरें देखीं जिसमें वह असॉल्ट राइफल और ISIS के झंडे के साथ पोज कर रही थी। आखिरकार उसे इस्लामिक स्टेट की सदस्य होने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई। जज ने शकील की आलोचना की कि उसने झूठ बोला और बेटे को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। शकील को 2018 में जेल से रिहा किया गया और तब से वह अपनी पुरानी गतिविधियों के खिलाफ बोल रही है। 2021 में शकील ने दावा किया कि उन्हें सीरिया जाने का पछतावा है और वह अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। 2010 के मध्य में
शकील ने अपनी जिंदगी पर आधारित इंडिपेंडेंट टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री टरीना रिटर्न फ्रॉम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आग में इंटरव्यू दिए हैं और रिहाई के बाद से वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रही है। हालांकि गठबंधन सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट को हरा दिया, लेकिन कट्टरपंथ का खतरा अभी भी है। सेली एन जोन्स एक बेहद चालाक आतंकवादी एजेंट थी जो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाकर उन्हें शामिल होने के लिए उकसाती थी। उसकी खतरनाक जीवन शैली और ऑनलाइन मौजूदगी ने सैकड़ों लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, और उसके फैसलों ने ब्रिटिश जनता पर एक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली चेतावनी छोड़ दी है। हर साल अनुमानित 7 से 9,000 लोगों को यूनाइटेड किंगडम के प्रिवेंट प्रोग्राम में भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य कट्टरपंथी बनने के खतरे को उसके हर रूप में पहचानना और खत्म करना है। पूरे देश में उनका जोर इस बात पर रहा है कि कट्टरपंथी बनने के संकेतों को उसके होने से पहले ही पहचान लिया जाए। इसमें करीबी लोगों के व्यवहार में अचानक बदलाव पर नजर रखना शामिल है ताकि पहचान सके। राजनीतिक संदर्भ में हिंसा और विभिन्न स्रोत आज लोगों को कट्टरपंथी बना सकते हैं, और यह जरूरी है कि इस्लाम से आगे भी देखा जाए जब आप उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हों जो जोखिम में हो सकते हैं। सेली एन जोन्स का जीवन इस्लामिक स्टेट के, जो कि सौभाग्य से अल्पकालिक रहा, इतिहास के सबसे डरावने अध्यायों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उनका जीवन संभवतः 2017 में समाप्त हो गया था, लेकिन वह एक असहज याद दिलाती है कि जब परिस्थितियां सही हों तो कट्टरपंथीकरण के चंगुल से कोई भी सुरक्षित नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो लाइक या कमेंट करें। हमारी सारी रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग और नैरेशन इंसानों द्वारा की जाती है। इसमें एआई का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वॉर्स ऑन वर्ल्ड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।